नमस्कार मित्रों, मैं ऋषभ सिंह अपने YouTube चैनल अर्थग्राफी विद ऋषभ सिंह के माध्यम से एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ब्रह्मांड के बारे में जानने का प्रयास किया या हम ब्रह्मांड की दुनिया में खोए रहे। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मांड के बाद जो आपकी शब्दावली आती है, निहारिका एवं आकाशगंगा, नेबुला एंड गैलेक्सीज, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमने कल देखा था या इसके पहले के वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो महत्वपूर्ण सिद्धांत था वो बिग बैंग थियरी थी, जिसका प्रतिपादन 1894 से 96 के बीच एबजाज लेमेंतेयर महोदय ने की थी। इन्होंने इस सिद्धांत में बताया था कि आज से करीब 15 अरब वर्ष पहले हमारे ब्रह्मांड का अस्तित्व एक मटर के दाने जैसे पिंड में था, जिसे पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस या विलक्षणता का बिंदु कहा गया। जब उस बिंदु में घनत्व अधिक हो गया तो उस बिंदु में विस्फोट हो गया। विस्फोट के बाद तुरंत बाद समय, स्थान तथा वस्तु की उत्पत्ति हुई। इसमें हम सबसे पहले वस्तु को लेते हैं। समय आपका 15 अरब वर्ष पहले था। स्पेस जो आपका था वह स्थान था, और उसके बाद जो वस्तु था वो आपका एक गैस था। नाम क्या था उसका? हाइड्रोजन। तो हम पूरे अध्ययन के दौरान, आज के अध्ययन के दौरान, इस गैस पर विशेष फोकस करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ, उस पिंड में विस्फोट हुआ, उस समय अत्यधिक तापमान होने के कारण हाइड्रोजन गैस के जो अणु थे वो दूर दूर थे, लेकिन जैसे जैसे तापमान कम होता गया इसके अणु पास पास आने लगे। पिंड का निर्माण किए, तारे का निर्माण हुआ, और बहुत सारे तारे मिल करके क्या बने? आकाश गंगा बने। उन्हीं सब चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जानेंगे। सबसे पहली जो शब्दावली आती है वो है निहारिका। अंग्रेजी में इसको नेबुला बोलते हैं। अंग्रेजी क्या, हम इसे लैटिन भाषा में नेबुला बोलते हैं। किसमें? लैटिन भाषा में। सामान्य तौर पर जो हमारे खगोल शास्त्र की पहले की स्थिति थी, उस समय तक नेबुला और गैलेक्सीज अर्थात निहारिका एवं आकाश गंगा को समानार्थी इस्तेमाल किया जाता था, अर्थात इन दोनों का मतलब एक ही हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे हमारा अध्ययन बढ़ता गया, हम इन दोनों में अंतर स्पष्ट करते चले गए। वास्तव में जो निहारिका शब्द है ये निहार से बना हुआ है। निहार का तात्पर्य होता है कुहरा। कोहरा आप अच्छे से समझ रहे हैं। ठंडियों के मौसम में हमें कोहरे के कारण ही नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। वही कोहरा यहाँ पे है। ठंडियों में जो कोहरा रहता है वो हमारे जल से संबंधित होता है, जल का गैसीय रूप होता है। जबकि यहाँ पे हम जिस कोहरे की बात कर रहे हैं वो किससे संबंधित है? हाइड्रोजन गैस से संबंधित है। लैटिन भाषा में इसे नेबुला के नाम से जानते हैं। किस नाम से? नेबुला। अब हम यहाँ पर निहारिका समझते हैं। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस के बने विशाल बादलों के संचयन से होती है। निश्चित तौर पर जब ब्रह्मांड का विस्फोट हुआ था आज से करीब 15 अरब वर्ष पहले, तो हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति हुई थी। हाइड्रोजन गैस की जो स्थिति थी हमारे ब्रह्मांड में दूर दूर थी। कैसे थी? बहुत दूर दूर, क्योंकि तापमान अधिक था। अब जैसे जैसे तापमान कम होने लगता है, हाइड्रोजन गैस के यही अणु पास पास आने लगते हैं। कैसे आने लगते हैं? पास पास आने लगते हैं। और तापमान कम होता है तो हाइड्रोजन गैस के ये बादल फिर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बादल। बादल किससे बनते हैं?
बादल सामान्यतः जलवाष्प से बनते हैं। जब जलवाष्प ऊपर आसमान में जाता है कुछ किलोमीटर की ऊंचाई तक, तापमान कम होने के कारण जल्द ही जलवाष्प संघनित होकर के बादल के रूप में बदल जाता है, और बादल का जब संघनन होता है तो जल की बूंदों के रूप में वही पानी जो सूखा हुआ था जलवाष्प के रूप में ऊपर गया हुआ था नीचे आ जाता है। तो वो तो एक सामान्य प्रक्रिया है हमारे वायुमंडल या हमारी पृथ्वी की। यहाँ पर हम ब्रह्मांड के बारे में जान रहे हैं। धीरे धीरे तापमान कम होता चला गया तो हाइड्रोजन गैस के क्या बन गए, विशाल बादल बन गए। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, हाइड्रोजन गैस के विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे नीहारिका के नाम से जाना जाता है। अर्थात एक आकाश गंगा के निर्माण की जो शुरुआत होती है, जो प्रारंभिक स्थिति होती है, उसे ही हम नीहारिका के नाम से जानते हैं। तो हम इन्हीं बादलों को क्या बोलते हैं, नीहारिका या नेबुला बोलते हैं। ठीक, हम एक क्रम के हिसाब से यहाँ पे देखते हैं। एक क्रम बतलाया गया है जिसमें सबसे पहले गैस के झुंड आते हैं। किस गैस के? हाइड्रोजन गैस के झुंड। हाइड्रोजन गैस के झुंड जो होते हैं, जब तापमान बहुत कम हो जाता है तो घने गैसीय पिंड के रूप में बदल जाते हैं, जिससे इन पिंडों के अंदर दबाव बढ़ता है। दबाव बढ़ने के कारण पिंड से प्रकाश की उत्पत्ति होती है। नाभिक संलयन की प्रक्रिया के माध्यम से किसका निर्माण होता है? तारों या तारों के समूह का निर्माण होता है। और तारों के समूह क्या कहलाते हैं? आकाश गंगा कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार से आगे आपको आकाश गंगा के बारे में समझाया गया है। आकाश गंगा के बारे में बतलाया गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन, गुरुत्वाकर्षण बल की उत्पत्ति कब हुई थी? जब ये हाइड्रोजन गैस के अणु जो है आपस में सटकर पिंड का निर्माण कर रहे थे, उसी समय ग्रेविटेशनल फोर्स की उत्पत्ति हुई उनमें, और वो अपने से छोटे पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करके एक बड़े पिंड के रूप में परिवर्तित होते चले गए। तो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बधे तारों, धूल कणों, तारे ही नहीं आते हैं हमारी आकाशगंगा या आकाशगंगा में, तारे आते हैं, धूल कण आते हैं, एवं गैसों के तंत्र आते हैं। बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, स्पेशली हाइड्रोजन और हीलियम। यहाँ पे हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में अगर किसी गैस की अधिकता है तो उसमें सबसे पहले आपका हाइड्रोजन है और दूसरे नंबर पर आपका हीलियम है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे तारों, धूल कणों एवं गैसों के तंत्र को आकाश गंगा की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? आकाश गंगा या गैलेक्सी। इस प्रकार नीहारिका जो है, कौन? नीहारिका आकाश गंगा के भ्रूणावस्था की परिचायक है। क्या है? आकाश गंगा के भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था ये एम्ब्रियो स्टेज होता है। जब एक बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है, उसका जन्म नहीं हुआ रहता है, वही अवस्था इस समय किसकी है? नीहारिका की है। और जब एक बच्चा जन्म ले लेता है, पृथ्वी पर अपना विकास करता है, वह अवस्था किसे बतलाया गया है? आकाश गंगा को, क्योंकि आकाश गंगा यहाँ पे अपना विकास कर रहा है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इस प्रकार नीहारिका आकाश गंगा के भ्रूणावस्था की परिचायक, जबकि आकाश गंगा विकसित अवस्था की परिचायक है। अब हम यहाँ पर अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि नीहारिका क्या है और आकाश गंगा क्या है। वास्तव में ये जो दोनों हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आकाश गंगा की जो प्रारंभिक स्थिति होती है, जो माँ के गर्भ की स्थिति होती है, वह नीहारिका कहलाती है। और जब नीहारिका का अत्यधिक विकास हो जाता है तो वह आकाश गंगा के नाम से जानी जाती है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं अपनी आकाश गंगा या हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी। अब हम अपने सौरमंडल के आकाश गंगा की बात करते हैं, अपने पृथ्वी की आकाश गंगा की बात करते हैं, या हमारी आकाश गंगा की बात करते हैं। इन तीनों का जो उत्तर है मंदाकिनी है। क्या है? मंदाकिनी। समस्या यह है कि एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, मिल्की वे। किसका इस्तेमाल किया जाता है? मिल्की वे। यहाँ पे हम लिख रहे हैं
हम मंदाकिनी के बारे में देखते हैं। हमारा सौर मंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे हम मंदाकिनी कहते हैं। हमने अपने पहले या दूसरे वीडियो में बताया था कि हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का आकार कुछ इस प्रकार है। ये आकाशगंगा मंदाकिनी का केंद्र हो गया, ये इसका मध्यवर्ती भाग हो गया और ये इसका हो गया बाह्य भाग। इन्हीं तीनों में से किसी एक में हमारा सौर मंडल स्थित है। किसमें स्थित है? मध्य भाग में स्थित है। ये है हमारा सौर मंडल। इस सौर मंडल में सूर्य है, 8 ग्रह हैं, इनके उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड हैं, धूमकेतु या पुच्छल तारा आदि पिंड इसमें स्थित हैं। अब इस पूरे सौर मंडल की जो आकाशगंगा है मंदाकिनी है, ये राइट है, ये सही है। हम पृथ्वी की बात करते हैं। आप जानते हैं सूर्य से नज़दीक बुध है, शुक्र है, शुक्र के बाद आता है पृथ्वी का नंबर आता है। अब समस्या यह है कि क्या हम संपूर्ण आकाशगंगा मंदाकिनी को पृथ्वी की आकाशगंगा कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम पृथ्वी से जब आकाश की तरफ देखते हैं तो जो कुछ नज़ारा हमें दिखाई देता है वह हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। ठीक, उसे ही हम क्या कहते हैं? मिल्की वे कहते हैं। अर्थात हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का वह बहुत छोटा सा हिस्सा जो पृथ्वी से एक प्रकाश पुंज या प्रकाश सरिता की तरह दिखाई देती है, स्वर्ग की गंगा, मिल्की वे या दुग्ध मेखला के नाम से हम जानते हैं। तो स्पष्ट हो गया होगा कि हम पूरी पृथ्वी से हम संपूर्ण आकाशगंगा को नहीं देख सकते हैं। कि देख सकते हैं? क्या हम पूरी पृथ्वी से या पृथ्वी के किसी भी भाग से पूरी आकाशगंगा मंदाकिनी को देख सकते हैं? नहीं, उसके एक बहुत छोटे से हिस्से को देखते हैं और वही छोटा सा हिस्सा रात में हमारा चमकता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए हमने प्रकाश पुंज और प्रकाश सरिता का उदाहरण दिया। प्रकाश पुंज, रात में बहुत सारे तारे चमकते रहते हैं ऊपर आसमान में, तो उन सबको हम प्रकाश पुंज कहें। और दिन में सूर्य की रोशनी के कारण ऐसा लगता है कि प्रकाश की नदी बह रही है, इसीलिए हमने क्या कहा? प्रकाश सरिता। अर्थात हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का वह छोटा सा हिस्सा जो पृथ्वी से एक प्रकाश पुंज या प्रकाश सरिता की तरह दिखाई देता है, उसे हम पृथ्वी की आकाशगंगा मिल्की वे के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे मंदाकिनी आपका स्पष्ट हो गया और मिल्की वे अस्पष्ट हो गया। अब हम अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी का एक वृहद अध्ययन करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि वह क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर हमारा सूर्य अपने परिवार को ले कर के स्थित है, उसे हम अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे सूर्य के परिवार से मतलब यह है कि सूर्य हो गया, उसके 8 ग्रह हो गए, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और धूमकेतु या पुच्छल तारे हो गए। ये सभी सूर्य के परिवार हैं और सूर्य के परिवार जहाँ पे स्थित हैं उसे ही हम मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से आपको आपकी आकाशगंगा मंदाकिनी के बारे में बताया जा रहा है। इसके पहले भी इस चित्र का अध्ययन हम कर चुके हैं। जैसे ये आपके आकाशगंगा का केंद्र हो गया। क्या हो गया? केंद्र। और ये आपकी आकाशगंगा का मध्यवर्ती भाग हो गया और ये आपकी आकाशगंगा का बाह्य भाग हो गया। क्या हो गया? बाह्य भाग।
हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का जो आकार है, क्या है? आकार कहा जाता है, आकार के बारे में बताया जाता है कि सर्पिला आकार है। क्या है? सर्पिला कार। सर्पिलाकार भी कह सकते हैं और तस्तरी नुमा भी कह सकते हैं। सर्पिलाकार और तस्तरी नुमा, तो ये कुछ तस्तरी की तरह लग रही है। और हमारी आकाशगंगा के जिस समूह में स्थित है उसमें कुल कितनी आकाशगंगाएं हैं? 24 आकाशगंगाएं हैं, जिसमें एक पड़ोसी आकाशगंगा है। पड़ोसी आकाशगंगा का नाम क्या है? देवयानी या एंड्रोमिडा। ये हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी की बहुत अच्छी मित्र है, उसकी दोस्त है, उसकी बहन है। इसका नाम क्या है? देवयानी। एक तरफ मंदाकिनी, एक तरफ देवयानी। तो ये 24 आकाशगंगाओं में 2 तो आसपास स्थित हैं। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी की कुल 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। एक आपका बाह्य हो गया, दूसरा आपका मध्य हो गया, तीसरा आपका केंद्र हो गया। केंद्र को हम बल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। केंद्र को हम बल्ज कहते हैं। बल्ज में ही तारावत रेडियो तरंगे पाई जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्वासर्स बोलते हैं। क्वासर्स। और इसी क्वासर्स के केंद्र में एक काले कलर का व्यक्ति स्थित होता है। कौन स्थित होता है? बहुत पावरफुल। कहा जाता है इसमें इतना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि अगर आप टार्च से या मोबाइल के फ्लैश लाइट से इसमें रोशनी डालेंगे तो वो रोशनी वापस नहीं आने वाली, वो रोशनी एब्जॉर्ब कर लेगी। अर्थात अगर इसमें हम सूर्य की भी रोशनी डाल देंगे तो सूर्य की रोशनी को ये बाहर आने ही नहीं देगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण रोशनी को भी अपने अंदर ग्रहण कर लेगा या खींच लेगा। इसको हम बोलते हैं ब्लैक होल। क्या बोलते हैं? ब्लैक होल। इसी को कृष्ण विवर बोलते हैं। कृष्ण विवर, श्याम छिद्र बोलते हैं, आदि नामों से बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, 2 शब्द आते हैं, एक आपका ब्लैक होल है, एक आपका ब्लैक ड्वार्फ। तो यहाँ पे ब्लैक ड्वार्फ और ब्लैक होल, इन दोनों में अंतर पाया जाता है। ब्लैक ड्वार्फ अलग है और ब्लैक होल अलग है। इन तीनों भुजाओं की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। हमारा सौर मंडल जो सूर्य है, सूर्य का जो परिवार है, वह हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में स्थित है, सूर्य को लेकर के। और सूर्य हमारी आकाशगंगा के केंद्र का, हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के केंद्र का चक्कर भी लगाता है। कहा जाता है कि जो सूर्य हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के केंद्र का चक्कर लगाता है, इसको लगाने में एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। कितने लगते हैं? 25 करोड़ ईयर, 25 करोड़ वर्ष। और इसी को सौर वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सौर वर्ष या COSMIC कॉस्मिक ईयर बोलते हैं, ब्रह्मांडीय वर्ष बोलते हैं। निश्चित तौर पर जब कोई एक पिंड दूसरे पिंड का चक्कर लगाता है और जब एक पूरी चक्कर लगा लिया होता है तो वह उसके वर्ष से संबंधित होता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, 365.26 दिन में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है, तो वह पृथ्वी का पार्थिव वर्ष होता है या कैलेंडर वर्ष के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये 3 भुजाएं हो गई। तीनों में से मध्यवर्ती भाग में हमारा सौर मंडल स्थित है। इन तीनों भुजाओं की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। जहाँ पर बाह्यवर्ती भागों में नए तारों का निर्माण हो रहा होता है, वहीं पे जो परिपक्व तारे होते हैं, जो येलो स्टार होते हैं, जो पीले तारे होते हैं, सूर्य की तरह होते हैं, वो मध्यवर्ती भाग में पाए जाते हैं, जिनकी उम्र बीच की होती है। और जो पुराने तारे होते हैं और मरने वाले तारे होते हैं, ऐसे तारे जिनका अस्तित्व समाप्त होने वाला होता है, वो केंद्र में पाए जाते हैं। आज की वीडियो में हमने निहारिका और आकाशगंगा के बारे में स्पेशली पढ़ा। निश्चित रूप से निहारिका और आकाशगंगा का यह एक बहुत संक्षिप्त अध्ययन है। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक रहेगा तारामंडल रहेगा।
लगभग हर वीडियो में हम यह बताते हैं कि आपका जो अगला टॉपिक रहेगा तारामंडल रहेगा, लेकिन इसके बाद का जो वास्तव में आपका टॉपिक रहेगा वो तारामंडल रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे आपको बता दें कि इसमें अरबों तारे पाए जाते हैं। कहाँ पे? आकाशगंगा मंदाकिनी में तारे पाए जाते हैं, धूलकण पाए जाते हैं, गैसें पाई जाती हैं। अब इन्हीं में से कुछ तारों का समूह क्या कहलाएगा? तारामंडल कहलाएगा। कुछ तारों का समूह क्या कहलाएगा? नक्षत्र कहलाएंगे। और कुछ तारों के समूह क्या कहलाएंगे? राशियां। तारामंडल की संख्या कुल 88 से 89 है, स्पेशली 88, जिसमें सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटारस तारामंडल। सप्तऋषि भी आपका एक तारामंडल है जिसकी पूंछ ध्रुव तारे की तरफ संकेत करती है। नक्षत्र कुल 27 नक्षत्र पढ़े जाते हैं, इनका अध्ययन किया जाता है। आपके घर में अगर कुछ बुजुर्ग होंगे, दादा दादी होंगे, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से नक्षत्र होते हैं, तो वो पूरी तरह से आपको बता देंगे। इसके बाद राशियां आती हैं। ये भी तारों के एक सुंदर व्यवस्थित क्रम होते हैं। अगर आप इनको ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब स्टार हैं, इनको ऐसे 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 एक तुला की तरह, तराजू की तरह ये दिख गया, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? तुला राशि। मछली की तरह दिख गया तो मीन राशि, मगरमच्छ की तरह दिख गया तो मकर राशि। तो यहाँ पे आपका तारामंडल भी समाप्त हो जाता है, नक्षत्र भी समाप्त हो जाते हैं और राशियाँ भी समाप्त हो जाती हैं। आप इसका अध्ययन आप अपने तरीके से कर सकते हैं। निश्चित रूप से कुछ अलग जानकारियाँ मिलेंगी आपको, तो आप कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे सौरमंडल क्या है, सूर्य के बारे में जानेंगे, और सूर्य के जो परिवार हैं उनके बारे में हम क्रमशः जानने का प्रयास करेंगे, जैसे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु आदि के बारे में। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।